इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम बहुपद एक्सरसाइज 2A करेंगे और जो इसके कॉन्सेप्ट जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहां आप जाके पहले वो देखें, उसके बाद आप यहाँ पे आके इसे आप देखें, जिससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। समझते हैं, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कारण सहित उत्तर बताओ। अब ये 5 मेरे पास दिए गए हैं और मुझे चूज़ करना है कि एक चर में बहुपद कौन है और साथ में रीज़न भी देना है कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए, एक चर में बहुपद का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बहुपद दिया हुआ है ना, तो उसमें केवल और केवल एक ही चर का उपयोग हो। चर क्या होते हैं मैंने बताया है पिछली वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसमें x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो एक एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही चर है और ये एक चर वाला बहुपद है, इसलिए ये जो है एक चर में बहुपद है। इसमें बहुपद ना होने की कोई ऐसा रीज़न है नहीं कि ये बहुपद नहीं हो। देखिए, एक चर में बोला है तो यक्स, इसके अलावा और कोई चर इसमें नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। और बहुपद भी है, क्यों बहुपद है? क्योंकि घात जो है, मतलब n का जो मान है, जब मैं वहाँ बताया था, तो n का मतलब कह सकते हैं घात। जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। दूसरा देखते हैं, y² प्लस रूट में 2। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक ही चर है y और प्लस रूट 2, तो ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही चर है, इसलिए इसे हम एक चर में बहुपद कह सकते हैं। दूसरे पे आते हैं, 3√2 प्लस t√2, इसे हम गलत कर दिया मैंने, क्योंकि ये नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप लोग कहोगे कि सर इसमें तो t यहाँ भी है, इसमें भी t है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें 2 चर आ गए। तो उसकी वजह से मैंने इसे नहीं काटा है, मैंने उसे दूसरे रीज़न की वजह से काटा है, और वो रीज़न ये है कि ये एक्चुअल में बहुपद है ही नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, आप बोल रहे हैं बहुपद नहीं है, तो समझाता हूँ। देखिए, ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि 3 और ये रूट t है, तो t पे पावर 1/2 और प्लस t√2 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से कहा है कि जो घात होगा वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि वो ना तो परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए और ना ही वो माइनस होना चाहिए। क्लियर बात हो गई? तो जब ये बहुपद है ही नहीं तो फिर हम उसमें एक चर में बहुपद या 2 चर में बहुपद क्यों ढूंढे, जब बहुपद है ही नहीं कोई चीज़। चलिए, तो आगे आते हैं, y + 2/y, ये भी नहीं है बहुपद। अब इसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है देख लेते हैं। देखिए, y और प्लस 2/y, तो y अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और जिसने भी घात वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर उसे देखें, क्योंकि जो घात मैं इधर से उधर कर रहा हूं और आगे जो भी मैं अभ्यास लगवाऊंगा उसमें आपको घात का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो हैं आगे की क्लासों में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए आप उसे ज़रूर देखें। 2y - 1, अब यहाँ पे घात जो है वो -1। देखिए, चर तो एक ही है, चर में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट जो घात है वो माइनस का हो गया। और इसका एक रीज़न ये है क्योंकि n जो है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, और ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। और जब ये बहुपद है ही नहीं तो मुझे देखने का मतलब ही नहीं बनता कि वो एक चर में है या 2 चर में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे आते हैं, ये भी नहीं है। और इसका तो सीधा रीज़न अगर आप जानते होंगे, क्योंकि देखिए, एक चर x हो गया, एक चर y हो गया और एक चर t हो गया। इसका मतलब कि ये एक चर वाला समीकरण नहीं है, ये 3 चरों वाला समीकरण है। मतलब कि इसमें अलग अलग 3 चर लगे हुए हैं, इसलिए ये 3 चरों वाला
समीकरण है, इसलिए मैंने इसे क्या किया, इसे मैंने किया है निगलेक्ट। और बाकी तो ऊपर सही है, देखिए घात तो 10 है, 3 है, 50 है, मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हो गई, इसमें गड़बड़ी ये हो गई कि इसमें अलग अलग चर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। मैं पहले ही आप लोग को आगाह कर देता हूं कि आप जब तक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप में कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्लीज़ आप जाके उसको देखो और उसके बाद यहाँ आओ। निम्न फलनों में कौन कौन बहुपद है। अब इतने फलन दिए हुए हैं, इसमें हमें बहुपद ढूंढना है। ये धर्मेंद्र बिश्नोई का मैं किताब जो है वो करवाता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में कोई धर्मेंद्र बिश्नोई के सॉल्यूशन करवा रहा है, इसलिए आप जो भी धर्मेंद्र बिश्नोई से पढ़ते हैं वो इन सारे क्वेश्चंस को देख लें, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। चलिए तो यहाँ देखते हैं बहुपद। बहुपद जांचने के लिए हम दो कंडीशन रखते हैं। दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ये जो होना चाहिए वो वास्तविक नंबर होना चाहिए, और चर पे जो घात होना चाहिए वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि जो घात होना चाहिए वो ना तो माइनस में होना चाहिए और ना ही वो भिन्न में होना चाहिए या परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए। बटा में अगर होगा तो तुरंत उसे निगलेक्ट कर दीजिए, बस यही रूल है बहुपद पहचानने का। तो इसमें देखा जाए तो ये जो स्क्वायर है और कहीं भी आपको जो घात है वो माइनस में नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एक बहुपद है। जो बहुपद होगा मैं उस पर सही का साइन लगा दूंगा, जो नहीं होगा उस पर गलत का साइन लगाऊंगा, और क्यों नहीं है उसका रीज़न भी साथ में मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। √2y³ प्लस √3y, तो ये जो क्वेश्चन है √3 × y, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो √2y³ और प्लस √3y दिया हुआ है, तो इसमें जो बहुपद है ये बहुपद है। क्यों है, देखिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये रूट में है या किस में है, हमें मतलब है अपने चर वाले घात से। तो चर का घात 1 और चर का घात 3 है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा। चलिए अब इसी अंतराल में आगे वाला देखते हैं। तो इसको भी अगर देखा जाए तो इसका जो घात है वो कहीं भी माइनस का आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं x प्लस ये जो x है अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जब माइनस का 1 आएगा घात के रूप में तो ये बहुपद नहीं होगा। ये तो सीधा सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं √2 और रूट में t है, इसलिए t पर 1/2 हो जाएगा, और प्लस √3 और इसके t भी रूट के अंदर है, इसलिए इसको भी हम 1/2। तो जब 1/2 दिखा तो सीधा सीधा ये बहुपद नहीं है, हमें वही चीज़ देखनी होती है। अब यहाँ सीधा सीधा आप देखिए 1/2 है तो ये भी नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है देखने का, हम बस इन घातों को देखेंगे। ये /3 जो अचर है वो बटा में करड़ी में रहेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है किससे, हमें इन घातों से फ़र्क पड़ने वाला है। अब इसमें घात देखिए, घात तो सही है सबके, किसी में भी ऋण नहीं है या फिर बटे में नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे 1/2 दिख गया, 3/2 दिख गया तो सीधा क्रॉस करिए इसको। हाँ, अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि ये तो करड़ी में आ गया, x पे घात जो है तो ये नहीं है, बट देखिए यहाँ पे आपको फंसा सकता है। देखिए x पे पावर क्यूब है, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, -4x और +5। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा हमारा x - 4x + 5। तो x में से 4x घटाएंगे तो -3x + 5। तो यहाँ पे अगर घात देखा जाए तो 1 है, और मुझे इससे मतलब नहीं कि -3x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरीके मुझे घात देखना है, घात क्या है, प्लस का है, इसलिए ये एक बहुपद है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ भी देखिए जो घात है वो प्लस का है, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा। और यहाँ देखिए 1/2 3/2 दिख गया, सीधा सीधा इसे निगलेक्ट करिए, हटाइए,
तो ये बहुपद देखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक साथ लिया है, तो देखते हैं। निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जब कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, 1 है। अब यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में देने वाली बात है, माइनस है और यहाँ पे हम 1 कर देंगे तो इसका जो गुणांक होगा वो -1 होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि गुणांक जब भी अगर हम बताते हैं तो वहाँ पे माइनस और प्लस का साइन देख के बताएंगे। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा आपका π/2 और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर आपको दिख ही नहीं रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने एक आपको बात बताई थी, शून्य बहुपद बताया था। तो शून्य बहुपद को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0 × एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब यहीं पे क्वेश्चन आपको चेंज भी कर सकता है, पूछ दे अगर x का गुणांक, तो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए x का गुणांक तो x के साथ कुछ नहीं है तो प्लस का 1 होगा। और इसमें पूछ दे आपसे x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक क्या होगा हमारा, इसके साथ 1 है और प्लस है तो प्लस का 1 होगा। और इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि x का गुणांक क्या होगा, है ना, x का गुणांक क्या होगा, तो जब x इसमें है ही नहीं तो हम 0 उसको कह देंगे सीधा सीधा। अगर जो चीज़ बहुपद में नहीं दे गई है और उसका गुणांक अगर पूछा जाए तो उसका सीधा सीधा गुणांक 0 होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पे बहुपदों के मानक रूप लिखना है। मानक रूप मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई है कि कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कैसे हम मानक रूप में लिखते हैं। ये एक जिगजैग तरीके से दिया हुआ है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिन्हें हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक अवरोही क्रम में और एक आरोही क्रम में। अवरोही क्रम या आरोही क्रम किसी में भी लिख लेते हैं, मैं इन्हें अवरोही क्रम में लिख देता हूँ। तो अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा ढूंढते हैं, इसमें से सबसे बड़ा जो घात है वो 7 है, मतलब कि घात के आधार पे लिखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा घात जो है, देखो इसको साइन के साथ लिखोगे, -2x⁶। उसके बाद घात जो है ये है तो -3x⁵। उसके बाद घात कौन आएगा हमारा, स्क्वायर वाला आएगा, क्योंकि ना तो 4 घात वाला कोई इसमें है और ना ही कोई 3 घात वाला। डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, x² वाला लिख देंगे। उसके बाद हमारा आएगा प्लस रूट में 2x और सबसे लास्ट में जो आएगा वो प्लस का 4 हो जाएगा। यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ढूंढते हैं, तो सबसे बड़ा जो घात है वो 5 है। उसके बाद जो घात है वो 4 है। उसके बाद जो घात है वो स्क्वायर है और उसके बाद जो घात है वो 1 है। इसको 1 समझो ना, x⁴ तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर 0 घात वाला। मतलब कि इसका जो घात होगा वो 0 होगा ना, क्योंकि हम कड़ी में 2 को लिख सकते हैं u⁴0। ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि u⁴0 का मान जो होगा 1 होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए देखो 3 2 1 0। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो घात है वो -2y⁴ है, फिर y का क्यूब है, फिर y² है और फिर जो है वो 3y है और फिर प्लस 4y⁴0 है। ये y⁴0 दिया नहीं है, बट मैं आपको लिख दे रहा हूँ जिसे समझ में आए। 4 3 2 1 0 घातों के घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, उसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। चलिए अब इसमें एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो घात है वो घात है हमारी 8। ठीक है, उसके बाद हमारा जो घात है 5 है ना, 5 वाला। उसके बाद जो हमारा घात आएगा वो हमारा आएगा घात 2। उसके बाद जो हमारा घात आएगा वो आएगा 1 और उसके बाद जो घात आएगा वो मेरा आएगा 0।
ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और मैंने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अवरोही क्रम में इसे लिख दिया है। और ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया है सॉल्व। इसके बाद इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 5वें नंबर के क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लें, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, इसलिए हम इसे एक पदी कहेंगे। देखिए एक पद ये और एक पद ये, दोनों पद मिलके क्या बना लेंगे, इन्हें हम द्विपदी कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये मिलके बनते हैं आपके 3 पद, जिन्हें हम त्रिपदी कहेंगे। चलिए, और हाँ एक बात और, इसमें सारे जो होंगे, अगर 2 पद हैं तो 2 ही पद नहीं होंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिए एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे आपके त्रिपदी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक पद ये अलग और एक पद ये अलग। देखिए माइनस और प्लस जहाँ जहाँ हैं, अगर बीच में लग गए तो वो अलग अलग पद के रूप में गिने जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा हमारा एक पदी हो जाएगा, ये मेरा सीधा सीधा एक पदी हो जाएगा। और ये जो है ये एक अचर बहुपद भी है, तो याद रखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विपदी हो जाएगा। अब यहाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि देखिए देखने में तो लग रहा है कि ये 2 पद वाला है, बट एक्चुअल में ये एक पद है। क्यों, क्योंकि देखिए 3x और 5x जुड़ के क्या बन जाएगा 8x, और ये कितना पद हो गया, एक पदी हो गया है। तो यही मैं बोल रहा था कि कोई चीज़ जो है उसको ध्यान से देख के आप करिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कई सारे बच्चे होंगे कि सर आपने तो यहाँ पे 3x में 5x जोड़ दिया तो 8x हो गया, सर यहाँ पे भी तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, बट नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। जब समघातीय होते हैं तभी एक दूसरे को हम जोड़ सकते हैं। अगर समघातीय नहीं होंगे, विषमघाती होंगे, तो उन दोनों को हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये जो होगा वो ऑटोमेटिक जो है वो द्विपदी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये तीनों मिलके त्रिपदी बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी एक देखिए मैंने क्या बोला कि जब समघातीय पद होंगे तो उन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी 3 घात है, यहाँ भी 3 घात है, तो इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। एक बात और कि मतलब अगर यहाँ पे x क्यू है और यहाँ पे y क्यू है तो आप उसको भी नहीं जोड़ सकते। समघाती का मतलब कि जो चर यहाँ है वही चर यहाँ भी हो, और घात दोनों अगर समान होंगे तो उन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो 5x³ में 8x³ अगर जोड़ेंगे तो ये 13x³ हो जाएगा, और ये बन गया पूरा का पूरा जो है वो बन गया एक पदी बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है समाप्त। अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ। अब यही अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छठवां। इस बहुपद की घात ज्ञात करनी है हमें। तो इन बहुपदों की घात हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। देखिए, तो बहुपद की घात को क्या कहते हैं, मैंने पहले वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो मैक्सिमम घात होती है किसी बहुपद की, उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे इसमें जो ये बहुपद है इसका जो मैक्सिमम घात है वो 1 है, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई घात नहीं है, कोई चर नहीं है, और जब चर है नहीं तो उस पर घात होगा नहीं, तो इसे हमें अपने से बनाना होगा। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 3x⁻0। तो इसका मतलब कि इस चर पे जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 0 है, और उसे ही हम बहुपद की घात कहेंगे। अब ठीक उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, जिसे हम बहुपद की घात कहेंगे। अब यहाँ पे 0 है तो 0 की कोई भी घात नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी 0 दिया हो तो उसकी कोई घात नहीं होगी।
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2y + 3 - 5y², तो इसमें y पे पावर 1 है और फिर y पे पावर 2 है, तो मैक्सिमम जो घात है वो 2 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए m पे पावर 2, m पे पावर 1 और m पे पावर 4, तो मैक्सिमम जो घात है वो 4 है, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे u की पावर 1 है, u की पावर 1 है, तो मैक्सिमम जो घात है वो 1 है, वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसमें देखिए 1 घात 8, 1 घात 9, 1 घात 3 है, सबसे मैक्सिमम जो घात है वो 9 है, इसलिए यहाँ पे हम बहुपद की घात 9 बता देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम जो घात है वो 3 है। ठीक है, तो हम इसकी घात 3 बता देंगे। आगे आइए, अब यहाँ जो मैक्सिमम घात है वो क्या हो जाएगी, मेरी 2 हो जाएगी। यहाँ पे t पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम घात 1 हो जाएगा। इसको हम लोग फिर वही x⁻0 लिख सकते हैं, इसलिए इसकी घात जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत ही आसान है, जिसने भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी वो आराम से कर लेगा। और फिर तब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस अभ्यास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और ये अभ्यास जो है वो हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो 2a की समाप्ति की तरफ है। रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद हमें इसमें से छांटना है। तो द्विघाती क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम घात 2 हो। रैखिक क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम घात 1 हो। और त्रिघाती क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम घात 3 हो। और यही देख के हम सीधा सीधा छांट देंगे। देखिए इसमें मैक्सिमम घात जो है वो 2 है, इसलिए ये जो बहुपद होगा वो द्विघाती बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए ये एक त्रिघाती बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए ये एक त्रिघाती बहुपद होगा। जिसने भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है उसको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और वो मेरे बिना बताए ही वो अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। और ये हमारे बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, कैमरामैन साहब बोर्ड में ये आ रहा है कि नहीं है हमारे। चलिए तो आ रहा है, देखते हैं। घात 23 वाले द्विपद बहुपद का उदाहरण हमें एक देना है। मतलब कि एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसका घात जो हो वो 23 हो और उसमें जो पदों की संख्या हो वो 2 हो। तो मैं अपने मन से कोई भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने कोई एक ले लिया, 3x पे पावर कितना घात रखना है, 23, और 2 पद वाला होना चाहिए। तो प्लस और कुछ भी जोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3x⁻23 + 5 लिख देते हैं, हमारा हो गया ये आंसर। ठीक है, मुझे बस एक उदाहरण देना है, उसको पढ़ के उसके हिसाब से। घात 15 वाले रैखिक बहुपद का, घात 15 वाले रैखिक बहुपद का। अब रैखिक बहुपद मतलब कि अब यहाँ पे 15 घात भी होना चाहिए और रैखिक बहुपद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं कि 5x⁻15। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया एक रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे घात 4 वाले त्रिपदी बहुपद का। ठीक है, तो त्रिपदी का मतलब क्या हुआ कि 3 पद होने चाहिए उसमें, और घात जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो मैं मान लीजिए कि लिख देता हूँ 2x⁴ और प्लस 3x³ और प्लस 4x²। तो मेरे इसमें 3 पद भी हो गए और घात जो है वो 4 भी हो गया। क्लियर है। चलिए 35 घात के द्विपद का, द्विपद का मतलब क्या हुआ, 2 पद होना चाहिए। तो x⁻35 और प्लस एक और चीज़ इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए 10 लिख देते हैं, तो 2 पद हो गया, 2 पद वाला बहुपद हो गया। 100 घात के एक पदी का, एक पदी का मतलब एक ही पद बस होना चाहिए, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 4x⁴
100, तो ये हमारा एक पद हो गया, एक पद ही हो गया। और ये जो है हमारा जो आंसर जो है, सॉरी, ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो यहीं पे क्या हो गया कि हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जो है इसमें अपना काम जो है बखूबी कर दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम अगला जो अभ्यास है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश भी समझाते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाते हैं, और मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समय समय पे वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।